हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसके उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वितरण को जब हमने देखा था तो हमने ये पाया था कि वो जो वितरण होता है वो 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यानी यहाँ से लगभग 35 डिग्री अक्षांशों से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये जो बेल्ट होता है इसमें वो बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं दोनों गोलार्धों में। तो यहाँ जो इनके उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं वो 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में होते हैं और दोनों गोलार्धों में होते हैं, दोनों गोलार्धों में। और ये जो चक्रवात होते हैं कभी कभी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों तक भी पहुंच जाते हैं, यानी जो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वहां तक भी ये जो होते हैं चक्रवात ये पहुंच जाते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो शीतकाल में ज्यादा होता है, ग्रीष्म काल में कम होता है। तो इसका विस्तार पूछे कि कहां तक हो जाता है तो हम मोटे रूप से माने कि 30 डिग्री अक्षांशों तक ये उत्पन्न हो जाते हैं और 65 डिग्री अक्षांशों तक पाए जाते हैं। तो हमें विस्तृत रूप से जब हम इस क्षेत्र को देखते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रों को भी देखते हैं, तो ये 30 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाता है। तो 30 से 65 एक विस्तृत क्षेत्र के रूप में याद रखना है। मेजर रूप से हम देखें तो 35 डिग्री अक्षांशों के बाद ये देखने को मिलते हैं। तो 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच ये उत्पन्न हो सकते हैं। जहां जहां पर क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं और जिन रास्तों से ये होकर के गुजरते हैं उस रास्ते को झंझापथ कहते हैं, झंझापथ। तो ये याद रखोगे कि झंझापथ किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रास्तों को, जिस रास्तों से गुजरते हैं उसको झंझापथ के नाम से जाना जाता है। और ये चक्रवात जो होते हैं इन रास्तों में जेट स्ट्रीम की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेट स्ट्रीम के सहारे से ये पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करने वाले हैं और यहाँ पर जेट स्ट्रीम और दूसरा प्रभाव होता है पछुआ पवन, यानी ये चक्रवात जेट स्ट्रीम और पछुआ पवन के कारण हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करते रहते हैं और इसी कारण जो भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो भारत तक पहुंचते हैं। ऐसा हमने बार बार देखा है। तो यहाँ जो पछुआ पवनें होती हैं और जेट स्ट्रीम होते हैं उसके प्रभाव से ये चक्रवात चलते रहते हैं और हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व पर जब हम इनके वितरण को यदि देखते हैं तो इनका जो वितरण होता है, इनका जो वितरण होता है पूरे ग्लोब पर, इनके वितरण को हम देखते हैं तो इनके पूरे 6 क्षेत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी 6 क्षेत्रों में ये वितरित होता है। छह क्षेत्रों में देखिए कौन कौन से 6 क्षेत्र होते हैं इनके पूरे ग्लोब पर। जब हम इनकी बात करें तो जो 6 क्षेत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषताओं में जब हमने देखा था तो एक बात हमने नोट की थी कि इनकी जो उत्पत्ति होती है एक तरह से वो स्थलीय क्षेत्रों से होते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति स्थलीय क्षेत्रों से होती है। एक चीज तो ये याद रखनी, स्थलीय क्षेत्र होंगे। तो वो 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं देखिए। सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी एशियाई तट। जो उत्तरी पूर्वी एशियाई तट का ये जो क्षेत्र है ये यहां से उत्पन्न होते हैं और तो यहां लिखेंगे उत्तरी पूर्वी एशियाई तट, उत्तरी पूर्वी एशियाई तट। यहां से ये चक्रवात उत्पन्न होकर के चीन और जापान के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करते हुए फिर ये पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और ये इधर आकर के फिर यहाँ अमेरिका के पश्चिमी तटों को भी प्रभावित करते हैं। यानी वहां से जो चक्रवात उत्पन्न हुए स्थलीय भागों से वो चलकर प्रशांत महासागर को पार करके और अमेरिका के पश्चिमी तटों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि यहाँ से जो उत्पन्न होते हैं वो सागरीय क्षेत्रों को पार करके यहाँ पर आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तट, उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तट। उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तट में ये जो अमेरिका का क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तटीय क्षेत्र है, यहां से स्थलों से उत्पन्न होते हैं और
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं। पूर्व की ओर गमन करते हुए ये चक्रवात जो हैं ये एक तरह से पूर्वी यूरोप जो है, यूरोप तटों को प्रभावित करते हैं। यानी यहां से जो उत्पन्न होते हैं वो यूरोप तटों को प्रभावित करते हैं। अटलांटिक तटों को पार करते हुए ये एक तरह से वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो है आंतरिक अमेरिकी क्षेत्र। आंतरिक अमेरिकी क्षेत्र, अमेरिका के आंतरिक भागों से भी विभिन्न प्रकार के चक्रवात हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो देखिए अमेरिका के आंतरिक भागों में कौन कौन से चक्रवात जो हैं वो उत्पन्न होते हैं उसको हम देखते हैं। अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र हैं उसके बारे में, तो यहां पर सबसे पहले है जो कनाडियन क्षेत्र में जो रॉकीज पर्वतमाला है, पहला एक भाग है, वहां से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां लिखना है कि कनाडियन, ये लोकेशन इसकी यहां है, मैं इसके संदर्भ में यहां लिख रहा हूं कि कनाडियन रॉकीज पर्वतमाला है, वहां से उत्पन्न होता है। इसके अलावा कोलोराडो पठार जो है, कोलोराडो पठार अमेरिका में कोलोराडो नदी जो जाती है, जो ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, कोलोराडो पठार में प्रवाहित होती है। तो कोलोराडो पठार से उत्पन्न होने वाले चक्रवात। इसके अलावा सियरा नेवादा पर्वत क्षेत्र अमेरिका में है, सियरा नेवादा, वहां से भी ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और चौथा क्षेत्र है अमेरिका में महान झील क्षेत्र। तो महान झील जो है, 5 महत्वपूर्ण झीलें जो हैं यहां से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के फिर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो अमेरिका के जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहां पर ये 4 क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मेक्सिको तटों से यहां से प्रारंभ होकर के ये एक तरह से पूर्व की ओर इस प्रकार से बढ़ते हैं, मेक्सिको तट। उसके बाद आइसलैंड तट, ये जो आइसलैंड का क्षेत्र है, आइसलैंड, यहां से ये उत्पन्न होते हैं और यूरोप की ओर बढ़ते हैं। इसको आइसलैंड तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में छठा जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और छठे नंबर को हम इधर लिख रहे हैं 6 नंबर, और 6 नंबर का नाम है यूरोपीय तट। यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों से जो उत्पन्न होते हैं चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है बाल्टिक क्षेत्र और दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यानी बाल्टिक क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्रों के जो चक्रवात हैं वो एक तरह से उत्पन्न होकर के यूरोप के आंतरिक भागों में पहुंचते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये चक्रवात जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए और भारत के जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर पहुंचते हैं और यहाँ वर्षा करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में। विशेषकर शीतकाल में ये वर्षा होती है। भारत में जब ये पहुंचते हैं तो पश्चिमी दिशा से पहुंचते हैं, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसलिए हम भारत में इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ, तो भारत में जो वर्षा होती है तो हम उनको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ आते कहां से हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ भूमध्य सागर से चल के आते हैं, जेट स्ट्रीम के सहारे यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इनके मार्ग में भारत आ जाता है। यहाँ से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में राजस्थान और उत्तरी भारत की जलवायु को प्रभावित करने में इस पश्चिमी विक्षोभ का बहुत बड़ा योगदान है। ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों के ही एक भाग है और वहीं से ये प्रारंभ होकर के आते हैं। इनकी आर्द्रता का स्रोत जो होता है वो भूमध्य सागरीय होता है। यहां से देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपने देखा होगा अचानक बिन मौसम की बारिश होती है, किसानों की फसलें जब पक जाती हैं तब बारिश होती है। उस वजह से, उस बारिश की कौन सी वजह है, ये सवाल मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान में बिना मौसम ही, बिना मानसून के अचानक ही तेज बारिश होने लग जाती है, तो उसका मूल रीजन क्या है? तो उसका मूल रीजन आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता है तो यहाँ उत्तरी भारत जो होते हैं उसमें वर्षा होने लग जाती है।
मार्च और अप्रैल के समय जब किसानों की फसलें तैयार हो जाती हैं, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पकी पकाई फसल पर क्या होती है, वर्षा हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। ऐसा ही अक्टूबर नवंबर के समय जब मानसून लौटने का समय हो जाता है, किसानों की फसल तैयार हो जाती है, उस समय भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जो तैयार फसल है उस पर बारिश होकर के सब कुछ गला देता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो सब होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ किसका पार्ट है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के पार्ट है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ आता है, तो भारत में हम इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, ये नोटिस किया आपने कि ये उत्तरी गोलार्ध में ही सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, स्थलीय भाग कम है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये स्थलीय भागों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि सागरीय भागों को पार करके स्थलों पर पहुंचते हैं, लेकिन इनका उत्पत्ति क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से स्थलीय जो भाग होते हैं वही होते हैं। तो एक तरह से जो सागरीय क्षेत्र होते हैं, एक तरह से इनके उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं, उनको हम दोबारा देख लें कि यहाँ उत्पत्ति जो स्थलीय क्षेत्रों से होती है कौन कौन सी क्षेत्र होते हैं। पहला उत्तरी पूर्वी एशियाई तट, एशिया के उत्तरी पूर्वी भागों से उत्पन्न होते हैं और इधर प्रवाहित होकर के यहाँ इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। उसके बाद उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तट, अमेरिकी तट से प्रभावित होकर यूरोप तट तक ये जाते हैं। और तीसरा हमारा आंतरिक अमेरिकी क्षेत्र, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। कैनाडियन रॉकीज, कनाडा की जो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र है वहां से, कैलावेडा पठार, अमेरिका, सीरा नेवेदा, महान झील क्षेत्र, वह 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से ये पर्वत उत्पन्न होते हैं। उसके बाद मैक्सिको तट, मैक्सिको तट जो होता है ये मैक्सिको तट से उत्पन्न होकर के इधर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। आइसलैंड तट, ये आइसलैंड है यहां से। उसके बाद यूरोप तट, यूरोप में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, बाल्टिक क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र से यूरोप के आंतरिक भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पहुंचते हैं। और जो भूमध्य सागरीय तट है उसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है भूमध्य सागरीय चक्रवात, जिसको भारत में हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। शीतकाल के समय इसमें वर्षा होती है अधिकांशतः, लेकिन आजकल तो ये प्रश्न दुर्मिल हो गया, क्योंकि इनसे किसी भी समय वर्षा हो सकती है। एक तरह से ग्रीष्म काल भी वर्षा इसमें हो सकती है, लेकिन आमतौर पर जब शीतकाल प्रारंभ होता है या शीतकाल समाप्त होता है उस समय वर्षा ज्यादा होती है। तो शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, रबी की फसल को इसमें लाभ पहुंचता है, गेहूं, चना और सरसों होती है उस फसल को लाभ पहुंचता है। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ रबी में होने वाली वर्षा को सुनहरी बूंद के नाम से जाना जाता है, और हम इसको मारवाड़ी में मावठ भी कहते हैं। मावठ सुनहरी बूंद के नाम से जाना जाता है। तो ये कंसेप्ट है। यहां से बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गैर भौगोलिक पृष्ठभूमि के बच्चे वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो मुझसे सवाल करते हैं कि जो शीतकाल में उत्तरी राजस्थान में वर्षा होती है उसकी वजह क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ है। आप में से कितने लोग समझे हैं इस चीज को? ऑप्शन में हो सकता है आपको दोनों मिल जाए, तब आप क्या करोगे? देखिए, शीतकाल में वर्षा मानसून से नहीं होती है, ऐसा तो ऑप्शन में हो तो पहले ही मिटा देना। मानसून से शीतकाल में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, यानी शीतकाल में होती है लेकिन शीतकालीन मानसून से नहीं होती है। शीतकालीन मानसून जो है ये शब्द नहीं है, ये विचारधारा है एक। शीतकालीन मानसून का मतलब हुआ कि जो इधर से हवा आएगी वो शीतकालीन मानसून है। क्या ये इस हवा से वर्षा होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि ये स्थल से चल के आती है हवा, इससे कभी वर्षा होती नहीं है। तो शीतकालीन मानसून की जो विचारधारा है उससे कभी वर्षा नहीं होती, शीतकाल में होती है, शीतकालीन मानसून से नहीं होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उसका उत्तर आएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगर पहले वहां उत्तर पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है ऑप्शन में, तो उसका आंसर पश्चिमी विक्षोभ होगा, क्योंकि जब वो भारत में पहुंचते हैं तब हम उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। वो हमारे लिए उनका परिचय पश्चिमी विक्षोभ के रूप में है। और पश्चिमी विक्षोभ किसके कारण सक्रिय होते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। उनकी उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से ही होते हैं, लेकिन हमारे लिए उनका परिचय किस रूप में होता है? पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होता है। तो जब पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन में मौजूद है शीतकालीन वर्षा का, तो राजस्थान में यही होगा। शीतकालीन मानसून से वर्षा उत्तरी भारत, उत्तरी राजस्थान में होती नहीं है। कहां होती है? केवल तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि वो यहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और फिर यहां वर्षा करता है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आपको इसमें याद रखनी है।